यूपीपीएससी, मेरा नाम वंदना सिंह है। जो एक क्वेश्चन है जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है वो है स्टिल फार्म सब्सिडीज़ वाला क्वेश्चन। रमेश सिंह से मैंने पूरी जो किताब है वो काफ़ी हद तक उसको दोबारा पढ़ के देखा, लेकिन स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द रमेश सिंह। मतलब रमेश सिंह की जो बुक्स है आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मुझे अभी भी लग रहा है कि बहुत एम्बिग्यूटी है, बहुत एम्बिगुअस आंसर है। जो आंसर जो यूपीपीएससी ने दिया है वो सही नहीं है। जो आंसर यूपीपीएससी ने नहीं दिया है वो सही नहीं है। रमेश सिंह ने कुछ भी सही से क्लियरिफाई नहीं किया है। तो अभी हम जो रमेश सिंह का जो मुझे 12th एडिशन मिला है, तो आप चिंता मत करिए, ये एडिशन जो है पीएम किसान के बाद का ही है, आफ्टर पीएम किसान के बाद का ही एडिशन है। बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड उसके एक्सप्लेनेशन से रमेश सिंह के। तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि उसका एक्सप्लेनेशन और हम अपना व्यू पॉइंट रखेंगे, दोनों चीज़ें रखेंगे। तो तीन वाले, इन ऊपर के तीन में तो कोई डाउट ही नहीं है, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। बात फंसती है फोर्थ वाले में। तो क्वेश्चन ये है, ऑल द सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉल अंडर द इनडायरेक्ट सब्सिडीज। तो सारी सब्सिडीज जो है वो इनडायरेक्ट सब्सिडीज होती है, मतलब जो गवर्नमेंट देता है। तो अब देख लेते हैं कि डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज क्या होता है। तो डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज क्या होता है कि इन विच डायरेक्ट कैश इंसेंटिव आर पेड to the farmer in order to make their product more competitive in the global market। तो डायरेक्ट कैश इंसेंटिव, तो आपका जो डायरेक्ट कैश इंसेंटिव किसी को मिलता है तो दीज आर द डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज। अब देखिए, दिस इज डायरेक्ट डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। इसमें जो है टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी स्कीम्स में और कितनी मिनिस्ट्री में जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देता है वो गिवन है इसमें। तो 313 टोटल स्कीम है, 53 मिनिस्ट्रीज हैं। अगर उसमें हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फैमिली वेलफेयर की देखें तो इसमें 15 स्कीम्स हैं। तो इन 15 स्कीम्स के अंदर जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देता है। और अगर पर्टिकुलरली अगर हम फार्म सब्सिडीज के बारे में बात करें तो ये देखिए पीएम किसान, तो ये पीएम किसान में जो है डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। यही तो बात की गई है कि डायरेक्ट कैश इंसेंटिव। तो ये जो है ये रमेश सिंह है, इसकी डेफिनेशन लगाना आप। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे ये क्लेम करना है, ऑब्जेक्शन देना है। ऑब्जेक्शन आप ऐसे देना, पहला रमेश सिंह की ये डेफिनेशन लगाना फार्म सब्सिडीज वाली। फिर ये लगाना कि जो डीबीटी के अंदर जो पीएम किसान है, पीएम किसान जो है डीबीटी के अंदर मिलता है। फिर ये पीआईबी का है कि पीएम किसान जो है सेंट्रल सेक्टर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, तो ये डीबीटी स्कीम है। फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है डायरेक्टली टू द फार्मर, तो ये डायरेक्टली जो है फार्म असिस्टेंस देती है, तो डायरेक्टली देती है। तो इट मीन्स कि जो सारी सब्सिडीज हैं वो डायरेक्ट तो है नहीं, सारी सब्सिडीज डायरेक्ट नहीं है, कुछ इनडायरेक्ट भी हैं और कुछ डायरेक्ट भी हैं। रमेश सिंह ने जो है इसमें पता नहीं क्या माना है, ये रमेश सिंह ने जो है क्या माना है कि जो पीएम किसान है उसको सिर्फ एक इनकम सपोर्ट माना है। इनकम सपोर्ट, जैसे आप बोलते हैं, जैसे आप बोलेंगे यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है, या फिर क्वाजी यूबीआई। तो आप ये देखेंगे क्वाजी यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जो हमारे पहले जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे अरविंद सुब्रमण्यम ने जो पीएम किसान है उसको क्वाजी यूनिवर्सल बेसिक इनकम बोला था। तो अगर क्वाजी यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी बोला जाए तब भी हमारा ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा और ये डायरेक्ट सब्सिडी होगी। लेकिन जो रमेश सिंह है उसने क्या करा है कि जो फार्म सब्सिडीज वाले में, जो फार्म सब्सिडीज है उसमें कहीं उसमें जो कहीं पीएम किसान का जिक्र ही नहीं किया है, पीएम किसान के बारे में कहीं बताया ही नहीं है। इसने जो अलग से जो है इनकम सपोर्ट जो है, इनकम सपोर्ट में जो है पीएम किसान के बारे में बताया, फार्म सब्सिडीज में इसने कहीं बताया ही नहीं है। फार्म सब्सिडीज में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उसमें पीएम किसान के बारे में उसने कहीं जिक्र ही नहीं किया है। तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द रमेश सिंह में जो लिखा है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। मतलब मुझे नहीं लग रहा है ये सही है इस तरह से। मेरे हिसाब से जो है कि जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो ऑल नहीं होगा, फॉल अंडर, ये दोनों होगा, डायरेक्ट भी होगा प्लस इनडायरेक्ट भी होगा। देखो इनडायरेक्ट भी होगा पहली बार, और इनडायरेक्ट भी होगा और डायरेक्ट भी होगा।
तो दोनों चीज़ें होंगी, और ये दोनों चीज़ें होंगी, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। और इसमें जो इस हिसाब से जो है, इसमें एक भी नहीं बनेगा, वन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है। अगर ओनली वन होता तो तभी सही होता। तो पहले जो मैंने आपको वीडियो बनाया था तो वो रमेश सिंह में जैसा लिखा था मैंने उसको बताया था। तो फिर मैंने वीडियो को थोड़ा एनालाइज किया। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट रमेश सिंह एक्सप्लेनेशन, आई एम नॉट टोटली सेटिस्फाइड दैट। तो डू वन थिंग, जस्ट क्लेम करो, ऑब्जेक्शन उठाओ, भेजो ज़्यादा से ज़्यादा, जितने लोग भेज सकते हैं भेजो। एंड होपफुली जो है चेंजेस आएंगे, आंसर चेंज होगा। तो कोशिश करते रहो, क्लेम भेजो, अच्छा ऑथेंटिक सोर्सेज भेजना, पीआईबी का भेजना, गवर्नमेंट वेबसाइट भेजना, ये सारी चीज़ें भेजना। इधर उधर बुक से ज़्यादा चीज़ें देखने की कोशिश मत करो, बस यही लिखना कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है। अगर आप चाहो तो ये रमेश सिंह की जो है डेफिनेशन भेज सकते हो, रमेश सिंह की डेफिनेशन भेज सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो वो पुराना वाला वीडियो मैंने रमेश सिंह का एक्सप्लेनेशन बताया था, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, स्टिल द आंसर इज वेरी एम्बिगुअस। The fourth can be considered as maybe, may not be. I'm not very sure about the fourth statement. Nobody is very sure. तो लेकिन तो जब ऐसा श्योर नहीं होते तो all the statements are wrong here. Only the first statement. The statement 1 is correct here. All the statement are wrong here. 2, 3rd and 4th all are wrong. Only the one is statement 1 is correct here. तो ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। इसमें कोई भी जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो आप क्लेम भेजो, क्लेम भेजोगे तभी डिलीट होगा, अदरवाइज कि तूने भेजा या तूने नहीं भेजा या फिर क्या करें क्या ना करें, ऐसा नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लेम भेजो, आंसर चेंज होगा, और पहले भी हुए हैं और अभी भी होंगे। ऐसा नहीं है, चीज़ें करते हो तो चेंज होती हैं, पहले भी हुए हैं अभी भी हुए हैं। लगे रहो, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं यार। आई एम जस्ट फेड अप ऑफ ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम द पास्ट 2-3 days। मतलब इतना ज़्यादा क्रैप पेपर कोई कैसे बना सकता है? मतलब लाइक in 3 to 4 papers there's normally spelling mistake। मतलब आप एक्वेरियम और एक्वेरियम में कोई डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हो। आप जैसे खारिया ट्राइब हो गया, आपने उसको केरिया लिख दिया, केरिया ट्राइब। चलो खारिया जैसे खारिया है उसका खेरिया लिख देते, एक बार समझ में भी आता। खा को सीधे का कर दिया, मतलब खा को कैसे एकदम कोई का कर देगा? कि मतलब आपका ट्राइब का नाम क्या था? उड़ीसा वाली जो आपकी ट्राइब थी जो पेपर में दे रखी थी वो केरिया थी। केरिया नाम की कोई ट्राइब नहीं होती है, ट्राइब होती है खारिया नाम की, खारिया नाम की। चलो खारिया का मतलब हो गया ऐसे करके खारिया लिखा जाएगा, तो इसको खारिया की जगह खेरिया कर दो। चलो अगर जैसे KHARI की जगह KERI। अब खा का नाम का थोड़ी ना हो जाएगा। चलो किसी का नाम कुसुम है तो उसको हम खा से शुरू कर देंगे क्या? मतलब ऐसे थोड़ी ना होगा कि ऐसे। तो फिर ऐसे जैसे आपका DV होने जा रहा है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है, और समझो कि आपके नाम में और आपके फादर के किसी के नाम में थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप भी बोल देना कि अरे पढ़ने में तो सेम ही लग रहा है ना, तो कंसीडर कर लो क्या जा रहा है। तो वो जैसे वो बोलते हैं ना कि पढ़ने में तो सेम ही लग रहा है, कंसीडर कर लो क्या जा रहा है, खारिया केरिया तो सब तो सेम ही लग रहा है, कंसीडर कर लो। तो ऐसे अगर कंसीडर करने लगे तो फिर कंसीडर ही हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को जब तक रिफॉर्म नहीं लाएंगे, जब से चीज़ें नहीं होंगी, तो वरना ये इस बार 18 दिया है, अगली बार 28 देगा, और फिर ऐसे ही इंक्रीज ही करता रहेगा। तो चार स्पेलिंग मिस्टेक हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत हैं, ये चीज़ें नहीं ठीक कर पा रहा। चलो आंसर की सही और गलत की बात तो 3rd नंबर पे आती है। सबसे पहले स्पेलिंग मिस्टेक, मुझे तो लगता है पता है पेपर ये लोग कैसे बनाते हैं, जैसे एक इंसान बैठा रहता होगा, बोलता रहता होगा, एक इंसान टाइप करता रहता होगा। जैसे उसने बोला कि भाई लिख ले कि एक्वेरियम फर्स्ट, मतलब डिजिटल वाटर वो कहाँ है, एक्वेरियम। तो उसने कहा अच्छा एक्वेरियम, तो उसने एक्वेरियम लिख दिया। भाई एक्वेरियम नहीं है वो एक्वेरियम है, तो दोनों में डिफरेंस है। अब ऐसा कुछ भी थोड़ी ना लिख दोगे। तो
तो वही सारी चीजें हैं। तो स्पेलिंग मिस्टेक है 3-4 क्वेश्चन की, ऑप्शंस गलत हैं, फिर आंसर सही और गलत तो तीसरे नंबर पे आता है। तो वो तो यूपीएससी भी कर देता है ना, 2 आंसर पिछली बार ऐसे गलत कर देता है, लेकिन वो बेचारा खुद ही सुधार लेता है। यहाँ तो ऑब्जेक्शन लिख लिख के सुधारना पड़ता है। तो यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ऑप्शंस गलत हैं, आंसर भी गलत हैं, तो भाई सारे कर्मकांड करके बैठा हुआ है यूपीपीएससी। तो आप देखो, ऑब्जेक्शन तो उठाना पड़ेगा ही, अदरवाइज फिर बस एक एक नंबर की वैल्यू है, पूरे एक एक साल की वैल्यू है। उनका क्या है, उनका पेपर बना देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्शन दे दिया, आप फाइल कर दो, उसमें थोड़ा मन करा तो उसको ठीक कर दिया, नहीं मन करा तो ठीक कर दिया। फिर उसके बाद रिवाइज आंसर की अपने पास तक रख लेते हैं, और फिर उसके बाद फाइनल आंसर की फाइनल रिजल्ट जो है प्रीलिम्स का निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद सारा रिजल्ट आ जाता है, फिर उसके बाद फाइनल आंसर की दिखाते हैं। तो ये प्रोसेस है, रिवाइज वाली अपने पास रख ली, फाइनल आंसर निकाल दिया, हाँ इस तरह से कर लिया। उनका क्या जा रहा है, लेकिन जब उनको होगा ना कि जब ऐसा वाला पेपर होगा और फिर उसके बाद इतना ज़्यादा लोग एप्लीकेशन लिखेंगे, इतना ज़्यादा लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे, तो फिर उनको पता चलेगा कि कितना पेन क्रिएट होता है कि जब आप इतना गलत गलत लिखते हो और आपको कितनी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो आप लिखो, ऑब्जेक्शन करो। ऑब्जेक्शन में पहला फ़ायदा ये है कि उन्हें उनकी मिस्टेक्स का भी पता चलना चाहिए, क्योंकि जितने से ज़्यादा करोगे, पता है अगर एक क्वेश्चन पे अगर 2-3 लोग ऑब्जेक्शन करेंगे तो वो कहेंगे अरे यार 2-3 लोगों को तो सबको ही ऑब्जेक्शन होता है, क्या दिक्कत है। जब इतने सारे लोग पेपर दे रहे हो तो कम से कम उतने ही ऑब्जेक्शन आने चाहिए ना। तो जब ऑब्जेक्शन ज़्यादा होंगे तो तब उन्हें लगेगा कि हाँ चीज़ें सीरियस हैं, कि चीज़ें सीरियस हैं, ऐसे ही नहीं बात हो रही है कि कोई भी मुंह उठा के जो है ऑब्जेक्शन दे रहा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीरियस लगेंगी, अब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीरियस लगेंगी और वो आपको सीरियसली लेंगे। एक क्वेश्चन पे 2-3 लोगों ने ऑब्जेक्शन दे दिया तो उनको इतनी ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाएगा। तो आप इस बात को समझो, सब लोग ऑब्जेक्शन दो, अभी भी टाइम है। स्पीड पोस्ट करो, कैसे भी करो, इधर उधर से प्रूफ लो, अगर नहीं प्रूफ मिलता है तो आप मुझसे बात करो एंड आप चीज़ें करो। ऐसे खाली बैठने से कुछ नहीं होगा, 1 साल का सवाल है भाई, ऐसे सीरियसली चीज़ें को लो। ऐसे आप यूपीपीएससी के ऊपर कुछ नहीं छोड़ सकते, अरे यार जो कर रहा होगा ठीक ही कर रहा होगा। कहाँ ठीक कर रहा है भाई, क्वेश्चन जो लोग क्वेश्चन की स्पेलिंग सही नहीं दे सकते, ऑप्शन सही नहीं दे सकते, आंसर तो थर्ड चीज़ है, वो बेसिक चीज़ सही नहीं कर सकते, तो वो तो फिर क्या ही करेंगे। तो आप देखो इन सारी चीज़ों को करो आप एंड हाँ जो मुझे सही लगता है, जो मुझे क्वेश्चन दिख रहे हैं तो मैं तो आपको पोस्ट करूँगी। तो फिर आप करो ये लोग, आप ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, चीज़ें जल्दी ढूंढो। 23 तक जो है लास्ट पोस्ट करना है। तो अगर आप कोई प्रयागराज में रहता है तो वो तो 23 को कर ही सकता है, लेकिन बाकी लोगों को थोड़ा जल्दी ही करना पड़ेगा। तो चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लो, मैक्सिमम नंबर लोग बाहर निकल के आओ और इनको फाइल करो, तभी कुछ हो पाएगा। ऐसे 1-2 लोगों को करने से कुछ नहीं होगा। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।